तो चलिए आज फिर से हम शुरू करते हैं आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे पहले जो हम पढ़े थे वो हम पढ़ चुके थे कहां तक? इससे पहले हम जो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जब किसी भी चार्ज पॉइंट को हम कहीं पे रखते हैं तो उसके अंदर एक खिंचाव बल महसूस होता है, मतलब उसके क्षेत्र में आने पर। ठीक है, तो कहता है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत चार्ज Q पर F बल लगाया जाए। मान लीजिए कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत, यहाँ पर कोई चार्ज है Q, ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा। इस टाइप से विद्युत क्षेत्र तो बनता है। ये मान लीजिए ये जो Q चार्ज है ये अपना विद्युत क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, कहता है किसी एक विद्युत क्षेत्र में विद्युत चार्ज Q पर F बल लगाया जाए तब इसमें कोई एक पॉइंट और लाके हम रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक दूसरा चार्ज है A, तो Q जो है A पे कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई करेगा जब विद्युत क्षेत्र के अंदर रहेगा। जब विद्युत क्षेत्र के अंदर रहेगा तो दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल तो वो उसके ऊपर क्या करेगा? बल अप्लाई करेगा, या तो अपनी तरफ खींचेगा या अपनी तरफ से धक्का देगा। समान होगा तो एक जैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव, तो धक्का देगा। अपोजिट चार्ज होगा, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा कि अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो कहता है जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत चार्ज Q पर F बल लगाया जाता है, कोई भी बल तो एक दूसरे के ऊपर लगा रहा होगा F बल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करेंगे? E से डिनोट करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाता है? F बाय Q हो जाता है। E इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल आता है? F बाय Q का निकल आता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम होगा। ठीक है, अब अगला विद्युत बल रेखा। कहता है किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दिखाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, किसी भी आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर कोई भी आवेश, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये Q आवेश है। ठीक है, इस Q आवेश के चारों ओर या तो अट्रैक्टिंग फोर्स मतलब अपने ओर खींचने वाला बल लग रहा होगा, या इस तरह ये तो अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा होगा, अपने तरफ खींच रहा होगा, या फिर क्या लग रहा होगा? रिपेलिंग फोर्स लग रहा होगा। रिपेलिंग फोर्स मतलब दूर भेजने के लिए। ठीक है, या फिर क्या लग रहा होगा? कोई भी मान लीजिए ये Q चार्ज, इस पर रिपेलिंग फोर्स इस टाइप से लग रहा होगा। ठीक है, तो कहता है जब किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए, ये जो एरो है ये क्या दिखला रहा है? विद्युत क्षेत्र को दिखला रहा है। ये जो तीर बना हुआ है ये किसको दिखला रहा है? विद्युत क्षेत्र को दिखला रहा है। तो किसी भी ये विद्युत क्षेत्र को दिखलाने के लिए वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। इसी लाइन को जो ये जो लाइन दिखाया हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये किसी भी खोखले गोले के अंदर ये काम नहीं करता है। ठीक है, खोखला गोला मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये कोई एक चारों ओर से घिरा हुआ कोई बॉडी है जो धात्विक है। ठीक है, और उसके बीच में जो कोई भी चीज रखा हुआ है तो वहां तक वो इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी के गाड़ी में, कार में बैठे हुए हैं, तो कार के अंदर यदि आदमी बैठा हुआ है तो यदि बिजली गिरती है उस समय, मान लीजिए बादल के होता है तो बिजली गिरती है, बारिश में बिजली गिरती है तो उसको त्वरित चालक करना बोलते हैं। ठीक है, तो जब बिजली गिरती है फिर भी कार के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं, यदि वो शीशा लगा के बैठा होगा, ठीक है, शीशा लगा के बैठा होगा तो उसको सेफ माना जाता है, मतलब उसको कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है?
तो कार में जब हम शीशा को लगा देते हैं तो क्या होता है, अंदर में हवा पैक हो जाता है, और हवा क्या होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है। हवा के होकर के बिजली दूर तक फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हवा क्या होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है। तो इसके बॉडी पर तो चार्ज आएगा, इसके बॉडी पर यदि मान लीजिए इस पर बिजली गिरा भी, मान लीजिए गाड़ी के ऊपर बिजली गिर भी जाती है, तो गाड़ी के चारों ओर तो बिजली गाड़ी के बॉडी पर तो रहेगा, ठीक है। उसका प्रभाव गाड़ी के बॉडी पर तो दिखेगा, लेकिन गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा। वो अपने आप को कैसा सेफ महसूस करेगा। वो क्यों महसूस करेगा, क्योंकि इसके बॉडी और आदमी के बीच में जो क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। बॉडी और आदमी, यहाँ जो गाड़ी का जो बॉडी है और बीच में क्या आदमी है। यदि सीट पे बैठा हुआ होता है, सीट तो नॉन मेटेलिक होता है, रबड़ का बना हुआ होता है या फिर प्लास्टिक होता है, ठीक है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा नहीं। और बाहर में जो क्या होता है, एयर भरा हुआ रहता है इसमें, और एयर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है, एयर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। इसीलिए बारिश के समय या फिर त्वरित चालक, जिसको हम कहते हैं ठनका गिरना, भैया वज्रपात कहते हैं, ठीक है, उस समय जो होता है कार के शीशे को लगा के रखने की सलाह दी जाती है। उस समय क्या सलाह दी जाती है, यदि आप कार या बस में बैठे हैं तो अपने शीशे को लगा के रखिए, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, विद्युत बल रेखा का गुण क्या होता है। अब देखेंगे विद्युत बल रेखा के गुण, ठीक है। तो पहला गुण क्या क्या है, विद्युत बल रेखा जो होता है ये क्या होता है, धनावेश मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, निगेटिव टर्मिनल तक जाता है, ठीक है। पहला गुण क्या हो गया, यह पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके निगेटिव टर्मिनल तक जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, यदि दो विद्युत बल रेखा चल रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। मान लीजिए एक ये पॉजिटिव टर्मिनल की लाइन है और दूसरी ये नेगेटिव टर्मिनल वाली है। ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस करके कट नहीं करेगा, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा। कारण है यदि एक दूसरे को काटता है तो ये इसका दो रेखा निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये टूट के अलग अलग हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, जो ऐसा कि संभव नहीं होता है, ठीक है। तो विद्युत बल की रेखा जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अब आगे देखते हैं, दोनों दो पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या करता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कहता है जो सघन विद्युत क्षेत्र के लिए, सघन तथा विरल विद्युत क्षेत्र के लिए विरल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सघन विद्युत क्षेत्र है, सघन विद्युत क्षेत्र मतलब हो गया क्या, जो ज्यादा घना होता है, ठीक है, ठोस के अंदर जो ज्यादा घना ठोस होता है वो हो गया सघन विद्युत क्षेत्र वाला एरिया, और जो विरल विद्युत क्षेत्र जो कम घना ठोस होता है वो हो गया विरल विद्युत क्षेत्र वाला। तो सघन विद्युत क्षेत्र के अंदर जो होता है क्या कहते हैं, सघन माध्यम का यूज किया जाता है, और विरल विद्युत क्षेत्र के अंदर विरल रेखा का यूज किया जाता है।
तो सघन विद्युत क्षेत्र के अंदर सघन रेखा और विरल विद्युत क्षेत्र के अंदर कौन सी विरल रेखा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा जो था ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो अब विद्युत धारा के बारे में एक बार देख लेते हैं। किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में। अब देखते हैं किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर को हम किससे क्या लिखते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। टी यहाँ पे समय हो गया, क्यू हो गया चार्ज हो गया, ठीक है, आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं इकाई समय में धारा के प्रवाह को। ठीक है, इकाई समय में धारा का जो प्रवाह होता है क्या, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में धारा का या फिर आवेश का प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई समय में इकाई समय में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इकाई समय में आवेश के प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। ये इसका फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। ये मत समझिए कि विद्युत धारा जो फ्लो करता है तार से होकर फ्लो करता है, जिधर तार है उधर ही जाता है, जिसका मतलब वो सदिश राशि हो गया। ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के जोड़ का जो नियम होता है उसको ये फॉलो नहीं करता है। सदिश का जो जोड़ का नियम होता है, ठीक है, स्केलर्स का जो ऐड का नियम होता है उसको ये फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब क्या कहता है? ये हमेशा बंद परिपथ में गमन करता है। गमन करना मतलब जाना। ठीक है, तो विद्युत का जो प्रवाह होता है वो हमेशा बंद परिपथ के अंदर होता है। विद्युत का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ के अंदर होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक बल्ब है। ठीक है, नीचे में हम बैटरी लगा दिए है। ठीक है, एक बल्ब है, ऊपर नीचे में हम ये बैटरी लगा दिए हैं और ये तार से इसको जोड़ दिए हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा क्या नेगेटिव टर्मिनल है। अभी ये तार से जुड़ा हुआ है, इसमें हम बीच में एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, अभी ये स्विच क्या है? यहाँ ऑन है, स्विच लगा हुआ है तो मतलब ये ऑन है। तो स्विच जब लगा हुआ है, स्विच ऑन किया हुआ है, ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो इसमें विद्युत का प्रवाह करेगा। विद्युत का प्रवाह होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा। अब यहीं पे क्या करते हैं? स्विच को ऑफ कर दें। ठीक है, स्विच को क्या कर दें? ऑफ कर दें। तो क्या होगा? अब स्विच जो है इस तार से हट गया तो बल्ब क्या हो गया? ऑफ हो गया। बल्ब क्या हो जाएगा? यहाँ से ये बल्ब जो ग्लो कर रहा था ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? जब तक ये इसका ये परिपथ है, ये परिपथ, ये जो तार है दोनों साइड का, ये परिपथ है इसका, यदि बीच से इसका परिपथ टूट जाता है तो क्या हो गया? क्या कहते हैं? परिपथ टूट गया तो परिपथ ओपन हो गया, खुल गया। तो जब परिपथ खुल जाएगा तो धारा का प्रवाह होगा। परिपथ खुला हुआ रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब भी विद्युत का प्रवाह होगा वो हमेशा बंद परिपथ में होगा। विद्युत का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ के अंदर ही होता है। विद्युत का प्रवाह हमेशा क्या होता है? बंद परिपथ के अंदर होता है। और कहता है यह हमेशा निम्न प्रतिरोध से होकर के फ्लो करता है। विद्युत का जो प्रवाह होता है, जिससे जैसे मान लीजिए दो तार हम लगाए हैं। ठीक है, एक तार का प्रतिरोध क्या? अब प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध कहते हैं किसी भी चीज का विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है,
विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर वाले उस जगह पे जाने के लिए परमिशन नहीं दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? परमिशन नहीं देना का मतलब क्या हो गया? विरोध करना। तो विरोध जो कर रहे हैं वो क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। ठीक है। उसी तरह जब विद्युत धारा फ्लो कर रहा होता है, जब विद्युत धारा किसी भी तार से होकर के फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, ये आई करंट है, यदि इससे होकर ये पास कर रहा है, तो विद्युत धारा कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको प्रतिरोध करते हैं। हर मटेरियल का अपना अपना प्रतिरोध होता है। किसी किसी मटेरियल का ज्यादा प्रतिरोध होता है, किसी पदार्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, किसी के अंदर बहुत कम प्रतिरोध होता है। सबसे कम प्रतिरोध किसमें पाया जाता है? तो सबसे कम जो प्रतिरोध पाया जाता है उसमें पाया जाता है चांदी में। सबसे कम प्रतिरोध किसमें पाया जाता है? चांदी में पाया जाता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन हम जो डेली घर में यूज करते हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है, चांदी का कॉस्ट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो चांदी का कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण हम चांदी को उपयोग में नहीं लाते हैं। चांदी का कॉस्ट अत्यधिक होने के कारण हम इसका उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम किसका उपयोग में किसको लाते हैं? तो हम तांबा का उपयोग, कॉपर को उपयोग में लाते हैं, या फिर एल्यूमिनियम का उपयोग में लाते हैं। ठीक है। या फिर लोहा को उपयोग में लाते हैं, आयरन। देखिए क्या कह रहा है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक पदार्थ के अंदर मौजूद हुआ गुण जिसके कारण हुआ किसी भी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा को प्रवाह करने से रोकता है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध को जो होता है हम डिनोट किससे करते हैं? सूचित किससे करते हैं? इसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है। इसको हम आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो ये इसका सिंबल जो होता है वो इस टाइप का होता है। प्रतिरोध का ये क्या है? सिंबल होता है। ठीक है। तो अब क्या प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के प्रवाह का विरोध करना। मान लीजिए जैसे कि मोटर का पाइप होता है। मोटर जब हम मोटर से पाइप होकर के पानी हम डाल रहे होते हैं, तो मोटर को हम नॉर्मली छोड़ देते हैं तो पानी धीरे धीरे गिरते रहता है। जैसे ही हम मोटर के आगे पाइप को ऐसे दबाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। तो जैसे ही आगे हम दबाते हैं तो क्या होता है? उसका जो पानी का जो फ्लो हो रहा था, पानी का जो प्रवाह हो रहा था, उसका हम विरोध करने के लिए आगे में क्या किया? अंगूठा लगा दिए। जैसे ही आगे में अंगूठा लगाया तो उसका क्या हो गया? एरिया घट गया। एरिया घट गया तो क्या हो गया? प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। उसी तरह जो भी धातु पदार्थ होता है उसके अंदर उसका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो सब धातु पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? चांदी का होता है। उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है किसका? तांबे का होता है। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम भी होता है, लोहा। ठीक है।
तो ये सब अच्छा, जैसे कि जो भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, जैसे कि अधात्विक वस्तु जो भी है, अधात्विक पदार्थ, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और जो मनुष्य का शरीर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है यदि शरीर भींगा हुआ है, यदि शरीर भींगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस 10,000 हो जाता है, और यदि शरीर सूखा है तो 50,000 ओम तक रहता है। यदि आपका शरीर सूखा हुआ है तो उस समय रेजिस्टेंस शरीर का 50,000 ओम तक रहता है। इसको जो होता है ओम, इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, इसका लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रक एसआई मात्रक क्या है? ओम होता है। इसका किसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए प्रतिरोध के बारे में आगे कुछ पॉइंट है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कहता है तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, यदि कोई धात्विक वस्तु है, मान लीजिए ये है जो हमारे पास एक धातु की वस्तु है, ठीक है, इसका प्रतिरोध अभी मान लीजिए 10 ओम है। यदि हम इसको गर्म करने लगेंगे तो इसका प्रतिरोध 10 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि इसको हम ठंडा कर दें, ठीक है, अभी मान लीजिए इसका तापमान जो है रूम टेम्परेचर है, मान लीजिए 25 डिग्री या फिर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। 25 डिग्री से जैसे नीचे ठंडा होते जाएगा तो इसका प्रतिरोध घटते जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान के घटने से प्रतिरोध घटता है। तो आर क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तापमान का। ठीक है, समानुपाती है। रेजिस्टेंस किसके समानुपाती है? तापमान के समानुपाती है। अगला कहता है चालक की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, और चालक की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, चालक की मोटाई जैसे ही बढ़ जाएगा, चालक ज्यादा मोटा हो जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और चालक की मोटाई यदि घट गई तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसको ऐसे देख लीजिए, यदि कोई मोटा पाइप है, ठीक है, उसके अंदर नल या फिर मोटर से पानी आ रहा है आराम से, अब उसके आगे का जो पॉइंट होता है उसको हम दबा दिए। ठीक है, जहां से पानी निकल रहा है आगे का जो मुंह है वहां पे हम क्या किए? उसको दबा दिए, तो उसकी मोटाई क्या हो गई? घट गई। मोटाई घट गई तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या हो गया? जैसे ही उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, मोटाई घटा, मोटाई घटने से क्या हो जाता है? उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। मोटाई घटने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए यदि घर में हम जो तार वायर लगाते हैं तो उसका जो होता है पहले पूछ लेगा आपसे, जब मोटर या आप वायरिंग करवाएंगे तो पूछ लेगा जब आप एसी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे या फिर नॉर्मल चलाएंगे। ठीक है, यदि एसी सब चलाएंगे तो उसमें मोटे तार का वो यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो आप पोल पर से जो घर के लिए तार आता है जो मीटर में लगता है, वो तार जो होता है थोड़ा मोटा लगाया जाता है, आप देखते होंगे। वहां पे पतला तार का यूज नहीं करता है, क्योंकि यदि पतला तार देगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो तार गर्म होगा, तार गर्म होगा तो तार जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है? मोटा तार लगाया जाता है। अब कहता है चालक की लंबाई के बढ़ने से, चालक की लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई, यदि लंबाई बहुत ज्यादा है तार की, किसी भी चालक की लंबाई बहुत ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होगा। चालक की लंबाई यदि ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसीलिए यदि आपके घर के नजदीक में पोल होता है तो उसी से आपको लाइन दिया जाता है। ठीक है,
दूर वाले पोल से लाइन नहीं दिया जाता है, या यदि पोल दूर में रहता है तो आपके घर के बगल में दूसरा पोल उसको लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको कनेक्शन देता है। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है कि यदि लंबाई बढ़ जाएगी, यदि दूर में पोल होगा तो वहां तक लंबा तार आपको ले जाना होगा, तार की लंबाई बढ़ेगी, तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तार का जैसे किसी भी चीज का प्रतिरोध यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ने से उसका क्या, जब उससे होकर के हम लगातार धारा का फ्लो करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, लगातार धारा के फ्लो करवाने से वो गर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में पाइप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, या फिर कहीं पे पानी पटवन करते हैं, ठीक है, घर में खेत में पानी पटवन करते हैं तो उसमें पाइप लगा हुआ है। आप क्या किए, पाइप के आगे जो मुंह है जहाँ पे पानी निकल रहा है उस पर हम जाके ऐसे खड़ा हो गए, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा सा छेद छोड़ दिया, लेकिन उधर से पानी का तो फ्लो उसी स्पीड में हो रहा है। ठीक है, मोटर तो अपने ही स्पीड से पानी दे रहा है, या मशीन जो लगा हुआ है वो अपने स्पीड से पानी दे रहा है, लेकिन हम क्या किए, उसके पाइप के आगे में छेद पे खड़ा हो गए, थोड़ा सा जगह छोड़ दिए कि उससे पानी निकले। कुछ देर के बाद क्या होगा यार, कहीं से पाइप फट जाएगा, बीच में जहां से मोटर चल रहा है वहां से लेकर के आगे जहां आप खड़े हैं उसके बीच तक में कहीं पे होगा, हो सकता है पाइप क्या होगा, फट जाएगा। तो पाइप को रेसिस्ट करने का जितना क्षमता होगा कि रोक पाए उतना तक तो वो रोकेगा, उसके बाद क्या होगा, पाइप फट जाएगा। तो वही बात यहाँ पे होता है, जो लंबाई यदि हम बढ़ा देंगे तार की, तो तार की जब लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका एक क्षमता होगा जहां तक कि वो अपने आप को रेसिस्ट कर पाए, अपने आप को रोक पाए। उसके बाद उसकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, तार खराब हो जाएगा या जल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तार की लंबाई के बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसीलिए आपके घर के नजदीक में पोल से आपको कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रतिरोध समझ गए होंगे, आप कहते हैं प्रतिरोधकता क्या होता है, तो कहते हैं सब अलग अलग चालक पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोध होता है। किसी खास चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब एल्यूमिनियम की प्रतिरोध अलग होता है, तांबा का प्रतिरोध अलग होता है, लोहा का प्रतिरोध अलग होता है, क्या कहते हैं, शीशा का प्रतिरोध अलग होता है, रबड़ के कोई चीज है उसका प्रतिरोध अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल का जो अलग अलग प्रतिरोध होता है, कहता है किसी खास पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, किसी खास पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, किसी चालक पदार्थ या उस पदार्थ में बने अब देखते हैं किसके बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता क्या होता है, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी चालक पदार्थ, जो भी चालक पदार्थ होता है उसका अलग अलग अपना प्रतिरोध होता है। तो किसी भी चालक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, उस पदार्थ के इकाई लंबाई या फिर इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो होता है उसका प्रतिरोध होता है। मान लीजिए को इकाई लंबाई क्या होता है, इकाई लंबाई हो गया या तो सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा, अधिकतर हम सेंटीमीटर में ही देखते हैं। ठीक है, तो इकाई लंबाई जो होता है, इकाई लंबाई हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इकाई लंबाई या फिर इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यदि मान लीजिए ये एक
चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ होता है यदि ये क्या है, धातु के रॉड के क्षेत्र शेप में है, इसका जो ये गोलाई होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इस गोलाई का जो क्षेत्रफल होता है कुछ ना कुछ निकलेगा, ए होगा। तो इसी ए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी ए क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर इकाई लंबाई का जो प्रतिरोध होता है, इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर इकाई लंबाई का जो प्रतिरोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आर यहाँ पे आर, ये आर क्या रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टिविटी को हम रो से सूचित करते हैं, रो। ठीक है, प्रतिरोध इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है और इसे रो से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे रो से सूचित किया जाता है। यहाँ पे आर क्या रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला हो जाता है रो एल बाय ए हो जाता है, रो एल बाय ए हो जाता है। रो क्या हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। एल क्या हो गया, किसी भी पदार्थ की का लंबाई हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो प्रतिरोधकता को जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है रो एल बाय ए। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल बाय ए। प्रतिरोधकता क्या कहता है, उसके विरोध का के बारे में बतलाता है। उसी तरह होता है चालकता। तो चालकता क्या करता है, उसको किसी भी पदार्थ के अंदर जो विद्युत का जो प्रवाह होता है उसको सुगमता प्रदान करता है, मतलब आसानी से जा पाए। ठीक है, तो चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता का विपरीत होता है। चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता का विपरीत होता है। ठीक है, कहता है क्या कहता है, किसी पदार्थ के अंदर धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। सुगमता का मतलब आसानी से जाने का में हेल्प करना, आसानी से धारा के प्रवाह में मदद करना, ये चालकता कहलाता है। अलग अलग पदार्थ की अलग अलग चालकता होती है। इसके बाद हम देखेंगे ओम के नियम को। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, अब देखते हैं किसके बारे में, ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम क्या है, ठीक है, तो ओम का नियम किसे कहते हैं, कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि कोई चालक है, मान लीजिए ये एक चालक है, ठीक है, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या है, इसकी ये इतना लंबाई है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा अभी। तो यदि इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और इसके तापमान में यदि कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान, इसमें यदि कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, इस तरह के उस धातु के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगा। धारा कब प्रवाहित होगा, जब सिरा पे कोई ना कोई विभवांतर लगेगा। मान लीजिए ये एक तार है, इसके अंदर से धारा कब प्रवाहित होगी, जब यहाँ पे हम कोई बैटरी लगाएंगे, ठीक है, तब तो धारा का प्रवाह होगा। ठीक, तो धारा का प्रवाह कब होगा, जब यहाँ पे कोई भी एक विभवांतर लगाएंगे भी। ठीक है, तो कहता है जो यदि किसी तार के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, यदि उसका लंबाई, ठीक है, तार का लंबाई नहीं बदले और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदले और टेम्परेचर नहीं बदले, तीनों यदि और परिवर्तित रहता है या परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होता है, तो विभवांतर उसका समानुपाती होता है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाता है, आई का प्रोपोर्शनल हो जाता है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, बी मतलब वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है। बी किसका प्रोपोर्शनल हो जाता है, वोल्टेज। बी क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। तो वोल्टेज किसका समानुपाती हो जाता है, करंट का, आई का। ठीक है,
तो ठीक है, यहाँ पे आई क्या, V इक्वल टू क्या है, विभव है। आई धारा है और R क्या है, प्रतिरोध है। जब ये समानुपाती हटता है तो R एक कांस्टेंट आ जाता है। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपको पता होगा, समानुपाती का चिन्ह जब भी हम हटाते हैं, समानुपाती हटने के बाद उसके जगह एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर ये R कांस्टेंट आया है और R क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। तो V क्या हो गया, विभवांतर हो गया। V क्या हो गया, विभवांतर हो गया। I धारा हो गया और R क्या हो गया, हमारा प्रतिरोध हो गया। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, V इक्वल टू R मल्टीप्लाई I। ठीक है, इससे और कौन कौन सा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं V इक्वल टू RI है तो R इक्वल टू V बाय I लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाय R। टोटल कितना फॉर्मूला बना हमारा, 3 फॉर्मूला बना। विभवांतर V इक्वल टू रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध मल्टीप्लाई धारा हो जाता है। और यहाँ पे प्रतिरोध निकालने के लिए विभवांतर बटा क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। और यहाँ धारा निकालने के लिए विभवांतर बटा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। धारा इक्वल टू क्या होगा, विभवांतर बटा प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये आपको ओम का नियम क्या कहता है, ये समझ में आ गया होगा। ओम का नियम बेसिकली यही कहता है, यदि कोई भी धातु है उसका जो होता है लंबाई में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो जो होता है धारा किसके समानुपाती होगा, धारा विभवांतर के समानुपाती होगा। धारा किसके समानुपाती होगा, धारा विभवांतर के समानुपाती होगा। ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा तो धारा विभवांतर के समानुपाती होगा। ये किस नियम के तहत आता है, तो ओम के नियम के तहत आता है। ठीक है, तो अभी तक में ये लगभग आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया। तो इसमें जो है अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे जो प्रतिरोध का जो समायोजन होता है, ठीक है, वो किस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सीरीज में होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक में ये प्रतिरोध क्या कहते हैं, ओम के नियम तक में ये खत्म हो जाता है आज का।